देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये देखा था कि जो मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होते हैं, उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं और किस तरीके से फील्ड लाइंस वगैरह हम लोग ड्रॉ करते हैं। इसे क्विक रिवाइज कर लेते हैं। ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। और उससे पहले हम लोगों ने क्या देखा था, डायपोल्स देखा था। डायपोल्स के बीच में फोर्सेस कैसे लगेंगे, कितना होगा पोटेंशियल एनर्जी, कितना होगा डायपोल वगैरह एक्सटर्नल फोर्स फील्ड में रख दिया जाए। तो ये सारी चीज़ हम लोगों ने ऊपर देखा था। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, तो पहला चीज़ ये देखा, दो तरह के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। और पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक बाहर निकलता है, नेगेटिव चार्ज के अंदर आता है। और अगर दो तीन चार्जेस सामने प्लेस किए गए हों तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस तरीके से एकोमोडेट कर लेता है कि मुझे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वहाँ पे ड्रॉ करना होता है वो रिजल्टेंट होता है ना। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग ऑलवेज किसी भी पॉइंट पे ड्रॉ करते हैं। तो ये चीज़ था। सेकंड क्या था हमारा, ये था कि कोई भी दो इलेक्ट्रिक लाइंस आपस में कभी क्रॉस नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे अगर क्रॉस करेंगे उसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो क्या हो जाएगा, दो इलेक्ट्रिक लाइंस का डायरेक्शन मिलेगा जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है। थर्ड हम लोगों ने क्या देखा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो लूप में एग्जिस्ट नहीं कर सकता है क्योंकि ये कंजर्वेटिव फोर्स है। फोर्थ हम लोगों ने ये देखा था, ज़्यादा डेंसर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे जिस लोकेशन पे, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ होगा ज़्यादा। और फिर देखा था कि अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड हम लोग बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रिक लाइंस भी उसके हिसाब से बढ़ेगा। और फिर देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉसेस, सॉरी क्रॉसेस कंडक्टर। हाँ, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर को क्रॉस करके कभी भी नहीं निकाल सकता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कंडक्टर के इनसाइड क्या होता है, जीरो। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा था कि जो कंडक्टर है उसके ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कंडक्टर के सरफेस के परपेंडिकुलर। क्यों परपेंडिकुलर होता है? रीज़न ये है कि जो हमारा कंडक्टर का सरफेस होता है वो क्या बन जाता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। और इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में परपेंडिकुलर ही होता है आपस में। ये देख लिया था। और इसके में फिर एक क्वेश्चन दिया था करने के लिए कि बताओ जेई में किस तरह के क्वेश्चंस वगैरह आते रहते हैं, तो बताओ इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरीके से ड्रॉ करेंगे। तो ये चीज़ दिया था। और फिर लास्ट वाला जो प्रॉपर्टी था क्योंकि ऊपर कराना था, सेकंड में ही आता है ये प्रॉपर्टी, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कर्व होगा या फिर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे उसके ऊपर कोई भी टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। और साथ ही साथ क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगता है, बराबर, तो फिर वो फोर्स का डायरेक्शन भी रिप्रेजेंट। तो टेंजेंट जो है वो तुम्हें फोर्स का डायरेक्शन देता है और तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का भी डायरेक्शन देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो टेंजेंट पे दो डायरेक्शन पॉसिबल हो सकते हैं, एक आगे या पीछे। और अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो आगे के डायरेक्शन में होगा, पीछे के डायरेक्शन में होगा तो नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगता है पीछे के डायरेक्शन। तो इतना आप लोगों ने देख लिया था, ये सारी चीज़ कर लिए थे। और फिर अब हम लोग को स्टार्ट करना था फ्लक्स, इलेक्ट्रिक। तो पहले फ्लक्स मतलब कि हम लोग समझेंगे थोड़ा सा, उसके फॉर्मूलेज देखें, करना स्टार्ट करेंगे, उसके बाद वापस से फ्लक्स को समझेंगे। क्यों? क्योंकि फ्लक्स इतने जल्दी से समझ में आने वाला चीज़ नहीं है, लोगों के ऊपर ऊपर से जाता है। और जब तक मैं इसके बारे में थोड़ा सा आगे जा कर के डेप्थ में ना बताऊं तब तक ये अजीब सा ही लगते रहेगा। ठीक है क्या? चलो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन कर देते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या है, बराबर। तो फॉर्मूले से डिफाइन करेंगे। ठीक है, इसका बेसिक जो कोर कॉन्सेप्ट है
वो हम लोग आगे जा करके समझेंगे। तो फ्लक्स को हम लोग फाई से डिनोट करेंगे एंड फाई इज इक्वल्स टू दैट इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय द एरिया, और दोनों के ऊपर वेक्टर लग, ये एक फॉर्मूला। अब इसको मैं वापस से समझाता हूँ, और इस जगह पे पहले डॉट प्रोडक्ट है ये मैं बता देता हूँ, ये नथिंग बट डॉट। तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि स्पेस में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमें पता होता है, वेक्टर फॉर्म में होता है, और जो एरिया है सर्कुलर प्लेट है मान लो, वो इस तरीके से ऐसा। फ्लक्स को कैसे डिफाइन किया गया, फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट ए, और इसी को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं डेट फाई इज इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा, ये भी लिखा जा सकता है। और अगर हमारा एलिमेंट या फिर एरिया काफ़ी ज़्यादा छोटा होगा, बराबर, अगर एरिया काफ़ी ज़्यादा छोटा होगा, हमें किस तरीके से लिखना होगा, फ्लक्स ई डॉट बी ए। टोटल 3 फॉर्मूले हैं जिसे तुम्हें ध्यान में रखना है। तो ये हो जाएगा ई डॉट विथ डी ए। इफ द एरिया इज स्मॉल, तो अगर एरिया स्मॉल है तो फ्लक्स भी क्या होगा, स्मॉल होगा, बेसिक सा चीज़ है। सो डी फाई विल बी इक्वल्स टू ई डॉट डी ए, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे हम लोग। अब एरिया के ऊपर तुम्हें वेक्टर साइन दिख रहा है। जनरली आज तक हम लोगों ने कभी भी एरिया को एज ए वेक्टर क्वांटिटी ट्रीट नहीं किया है। एरिया हम लोग ऑलवेज स्केलर क्वांटिटी मानते हुए, ट्रीट करते हुए पढ़ते जा रहे थे, लेकिन यहाँ पे एरिया जो है वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसका डायरेक्शन किधर हो, देखो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हम लोग डिफाइन करते हैं, बताता हूँ। दो तरीके से डिफाइन होता है, दो तरीके से डिफाइन मतलब कि दो सरफेसेस के अलग अलग सरफेसेस के लिए डिफाइन होता है, अभी बता देता हूँ मैं। एरिया वेक्टर, तो एरिया का पहले डायरेक्शन हम लोग देखते हैं। तो दो तरह का एरिया हो सकता है, एक हो सकता है ओपन और एक हो सकता है क्लोज्ड, और एक हो सकता है क्लोज्ड। समझना बात को। ओपन एरिया और क्लोज्ड एरिया का क्या मतलब है, मतलब ये है कि मान लो तुम्हारे पास एक सिर्फ शीट है, रेक्टेंगुलर शीट या फिर स्क्वायर शीट, कैसा भी शीट हो सकता है। तो अगर ये शीट है, इसका कुछ एरिया होगा, एरिया विल बी लेट्स से ए बी, this length is a and this length is b, ये इसका एरिया होगा, ठीक है। और अगर ये इसका एरिया है तो इसका डायरेक्शन किधर है, सो दिस इज ओपन, और इसका एरिया वेक्टर जो है वो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। अगर मैं एक एक्स एक्सिस बनाऊँ, एक वाई एक्सिस बनाऊँ और एक जेड एक्सिस बनाऊँ, तो ये जो प्लेन है, क्या ये एक्स वाई प्लेन में एरिया को माना जा सकता है। इसका जो एरिया वेक्टर है दो डायरेक्शन में हो सकता है, या तो इस डायरेक्शन में या फिर इस डायरेक्शन में, ये दो डायरेक्शन इसका पॉसिबल है एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर पे मैं कैप डाल दूंगा, कैप डालने का मतलब यूनिट वेक्टर है और सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कौन कौन सा डायरेक्शन हो सकता है, डायरेक्शन विल बी आई कैप और सॉरी के कैप और माइनस ओ कैप,
दोनों में से कोई भी हो सकता है, तो लेना कौन सा है मुझे? तुम दोनों में से कोई एक ही लोगे, लेकिन लेट से तुमने के कैप क्वेश्चन में यूज़ किया, तो उस क्वेश्चन में और भी दूसरे कैलकुलेशन के लिए तुम्हें एरिया का डायरेक्शन यही यूज़ करना है। बस इतना सा ही कंस्ट्रेंट लेकर के चलना है। अब दूसरा हो सकता है क्लोज्ड। क्लोज्ड का मतलब क्या है? जैसे कि तुम्हारे पास एक क्यूब है, क्यूब जो है वो इस तरीके से फॉर्म कर रहा है कि जो सभी एरिया मिल करके एक क्लोज्ड पैटर्न बना रहा है, क्लोज एरिया हो रहा है। तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा, लेट से कि ए बी सी और डी, मैं इस एरिया की बात करना चाह रहा हूँ। ये भी तो एक एरिया था, ए बी सी डी, लेकिन ये क्या था? ओपन था। लेकिन अब ये एरिया ए बी सी डी कैसा है? ये क्लोज्ड है, ये किसी का पार्ट है, लेकिन वो सभी पार्ट मिल करके क्या कर रहे हैं? इसको क्लोज कर रहा है। तो इसका एरिया वेक्टर जो होगा ऑलवेज आउटवर्ड होगा, क्योंकि ये अगर एरिया वेक्टर है तो इसका दो डायरेक्शन हो सकता है। कौन कौन सा दो डायरेक्शन हो सकता है? एक या तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये, या तो ये दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। अगर ओपन है तो, अगर ओपन है तो एरिया वेक्टर या ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। लेकिन क्योंकि ये इसका पार्ट है और ये क्लोज्ड है, तो एरिया वेक्टर ऑलवेज डायरेक्टिंग अवे फ्रॉम द सेंटर होना चाहिए। जैसे कि कोई भी तुम्हारे पास एक स्फेयर है, स्फेयर का जो एरिया वेक्टर होगा, छोटा सा मैं एक एलिमेंट लूँगा कहीं पे भी, एक से मैंने एक यहाँ पे एलिमेंट लिया डी ए, और इस डी ए एलिमेंट का जो एरिया वेक्टर होगा ये आउटवर्ड होगा डायरेक्शन। क्लियर है क्या सबको? समझ में आया? बोलो। हाँ सर। तो ए बी सी डी का मैं एरिया वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखूंगा? दैट विल बी ए बी, और जो भी है ये मान लो कि एक्स बाय जेड एक्सेस, इसके लिए भी वैसा ही, ये क्या हो जाएगा? आई कैप। इसमें माइनस ऑफ आई कैप पॉसिबल नहीं है। माइनस ऑफ आई कैप किसके लिए होगा? अगर तुमने ये वाला स्क्वायर लिया या रेक्टेंगल लिया, ठीक है, अगर तुमने ये वाला लिया है तो इसके लिए माइनस ऑफ आई कैप ही होगा और वो फिक्स्ड रहेगा। चलो, तो ये बात समझ में आ गई कि एरिया वेक्टर क्या है। और ऊपर मैंने बताया कि फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है। तो फ्लक्स के फॉर्मूले में ई डॉट ए आ रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो तुम्हें अच्छे से दिख ही रहा है, और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन जो होगा वो इधर होगा। बोलोगे सर इधर भी तो हो सकता है। अब एक और चीज़ है, ज़्यादातर टाइम में कोशिश करना कि फ्लक्स तुम्हारा पॉजिटिव आए, तो उस तरीके से तुम एरिया वेक्टर को भी चूज करना ताकि फ्लक्स पॉजिटिव आए। ज़्यादातर क्वेश्चन में का क्वेश्चन देकर का आंसर जो गिवन होगा वो प्लस साइन के साथ दिया होगा। तो दिस इज एरिया वेक्टर एंड दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, और दिस इज द एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन। यहाँ पे डाल दो। तो इस चीज़ फॉर्मूले को याद रखेंगे, चाहे तो तुम इसमें भी इंटीग्रेशन कर सकते हो। तो इंटीग्रेशन करने के बाद फिर ई डॉट डी ए रह जाएगा, और अगर एंगल आ गया तो ई डी ए कॉस थीटा। बाकी चीज़ तो पता ही है, जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन करेंगे समझ में आते जाएगा। तो फ्लक्स को हम लोग किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? डेफिनेशन तो बहुत आसान है, लिखने के लिए मैं बता देता हूँ। फ्लक्स को किस तरीके से डिफाइन करेंगे? दैट इट इज बेसिकली सिंपल सा डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विथ द एरिया वेक्टर, ऐसे बोला जा सकता है। दूसरा क्या बोल सकते हैं कि उस एरिया से
ये जो एरिया है, इस एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो क्रॉस कर रहे हैं, ये उसका काउंट है। समझ में आया क्या? ये जो सेकंड डेफिनेशन दिया ये इंपॉर्टेंट है। क्या है डेफिनेशन? फ्लक्स gives us the count of electric field lines crossing the area vector, crossing the area। तो उस एरिया को जितने भी फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहे होंगे, फ्लक्स हमें बता देगा कि कितने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहे हैं। समझ में आया क्या? हाँ सर। ठीक है, अब इसका ऐसा यूनिट वगैरह देख लेते हैं, यूनिट क्या है। तो अगर हम लोग यूनिट देखेंगे तो फ्लक्स का न्यूटन, ये हम लोगों ने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय एरिया वेक्टर होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारा क्या हो जाता है, न्यूटन पर कूलम, और एरिया का मीटर स्क्वायर। ये आ गया। और इसे हम लोग गॉस बोलते हैं, इसे हम लोग गॉस बोलते हैं। साथ ही साथ एक और चीज़ इसमें हम लोग देख सकते हैं कि वर्क का जो यूनिट होता है वो कितना होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब न्यूटन मीटर। और इसको हम लोग क्या जूल में लिख सकते हैं, तो ये चीज़ को भी कभी कभी जूल मीटर कूलम इनवर्स में लिखा जाता है। कोई बड़ी चीज़ नहीं है, इसे ध्यान में। फ्लक्स कैसा क्वांटिटी है हमारा, स्केलर या वेक्टर? स्केलर। स्केलर। इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। और फ्लक्स क्या देता है हमें पता है, ये चीज़ें हैं। कुछ केसेस इसमें कर लेते हैं और भी डिटेल्स में समझते हैं फ्लक्स को। जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा, फ्लक्स का जो फॉर्मूला आ रहा है, एफ इज फाई इज इक्वल्स टू, इट इज ई डॉट है विच इज ई ए cos theta, where theta is the angle between the area vector and the electron। एक एक करके हम लोग थीटा को चेंज कराते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है, तभी तो एंगल दोनों के बीच में 0 होगा। एरिया वेक्टर ऐसे ड्रॉ, इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 0। और थीटा अगर हमारा 0 होता है, और 0 कितना हो जाएगा, 1। सो फ्लक्स विल बी इक्वल्स टू ई मल्टीप्लाइड बाय द ए। इसको हम लोग चाहें तो याद रख सकते हैं, अगर दोनों के बीच में एंगल 0 है तो डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर देना। दूसरा, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, थीटा 90 होने का मतलब क्या है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो एरिया है, सरफेस ऑफ द एरिया, इट इज ऑल्सो इन द सेम प्लेन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तुम्हें पता चल गया है, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, इधर।
तो क्या ये आपस में एक दूसरे से परपेंडिकुलर है? बिल्कुल है। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा? 0। समझना मेरी बात को, यहाँ पे क्या हो रहा था, जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो कुछ इस तरीके से है कि एरिया वेक्टर भी उसी प्लेन में है। तो तुम ध्यान से देखो कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस एरिया को क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ पे तो सारे जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थे एरिया के क्रॉसपॉन्डिंग, वो सारे के सारे क्रॉस करके निकल रहे हैं। यहाँ पे कितने क्रॉस करके निकल रहे हैं? कोई भी एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस एरिया को क्रॉस करके नहीं निकल पा रहा। बोलोगे सर थोड़ा सा थिकनेस तो होगा, उससे निकल रहा होगा, कुछ तो क्रॉस कर रहा होगा। ऐसा मतलब ये वाला थिकनेस, इस थिकनेस की बात कर रहा हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा थिन है। काफ़ी ज़्यादा थिन का मतलब बहुत ज़्यादा थिन। और अगर ये थिन नहीं होगा, दो सरफेस वगैरह हो जाएंगे और फिर ये क्लोज्ड कंटेनर जैसा सिलेंडर बन गया ना, फिर तो ये ऐसा हमें जूम नहीं करना, एक सिंगल सरफेस की तरह जूम करना है। तो ये बिल्कुल ही थिन होता है और इससे कोई भी लाइन इसमें इन नहीं हो सकता। बस समझ लेना ऐसे, काफ़ी ज़्यादा थिन है। तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इसे क्रॉस नहीं कर रहा है। और मैंने फ्लक्स को बताया ही था ऐसा कि दिस गिव्स अस द काउंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसे क्रॉस कर रहा है उसका नंबर देगा वो तुम्हें। तो यहाँ पे एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस नहीं, फ्लक्स भी क्या होना चाहिए? 0। नेक्स्ट लास्ट वाला देख लीजिए। थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर थीटा 180 है तो फिर से क्या हो जाएगा? फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए है, ई ये ए कॉस 180। कॉस 180 कितना होता है, प्लस या माइनस? माइनस 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 ऑफ ई ए, ये हो जाएगा। और ये भी अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नेगेटिव। कि ये जो एरिया वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में है। एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एरिया वेक्टर को क्रॉस करके जा रहा है सॉरी। तो ये तुम्हें काउंट तो देगा? बिल्कुल देगा। तो इस माइनस साइन का क्या मतलब हुआ? माइनस क्यों लगा? डायरेक्शन। सोचो जरा। ये तो मैथ्स के फॉर्म में मुझे समझ में आता है कि ये 180 डिग्री है, तो इसीलिए एक माइनस साइन आएगा। लेकिन उस माइनस का साइन क्या? क्योंकि मैंने डेफिनेशन में ही बोला इट गिव्स अस द काउंट। जितना ज़्यादा फ्लक्स उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक लाइन्स उस एरिया से क्रॉस कर रहा है। तो इस वाले को और इस वाले को कंपेयर करो तो बोलोगे सर वो तो देखो आपने खुद ही बताया था कि जो एरिया वेक्टर है हम खुद ही चूज कर सकते हैं, इस डायरेक्शन में ले सकते हैं या फिर इस डायरेक्शन में ले सकते हैं। तो ये वाला ज़्यादा प्रिफरेबल है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव हो रहा है इससे। तो आपने इस बार ये वाला क्यों लिया? और उसके अगर लिया भी तो वो माइनस साइन दिया, और इस माइनस का क्या मतलब है? काउंट। देखो इसका असली मतलब तुम्हें अब यहाँ पे पता चलेगा। मान लो कि तुम्हारे पास एक क्यूब है, फिर से वही चीज़,
ऐसा। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से आ रहे थे, ढेर सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रहे थे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरफ से आया और इस तरफ से बाहर निकल गया। तो यहाँ पे तुम्हें सरफेसेस क्लोज दिख रहे हैं। तुमने बोला कि ये जो है एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा और ये जो होगा एरिया वेक्टर, सॉरी दूसरा कलर से, ये जो एरिया वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में होगा और ये जो एरिया वेक्टर है ये इस डायरेक्शन में होगा। तो इस सरफेस के कारण से जो फ्लक्स होगा वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, वो बताओ। नेगेटिव। पॉजिटिव। क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव, इसमें तो थीटा 180 आ रहा है, सो फ्लक्स विल बी नेगेटिव। और इस वाले में क्या होगा, इस वाले में एरिया वेक्टर जो है इस डायरेक्शन में होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी इधर ही है, सो थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। इधर से फ्लक्स कैसा हुआ, पॉजिटिव। तो अब आई थिंक तुम्हें थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा इस प्लस का क्या मतलब है और माइनस का क्या मतलब है। अब भी कोई बता सकता है क्या मतलब है प्लस और माइनस का? हाँ लाइक थिकनेस मानते तो नहीं लेकिन अगर थोड़ा भी होगा तो वो उसके उस साइड होगा। ना ना ना, इसका डीप मीनिंग है। इसका मीनिंग ये है कि अगर तुम्हारे पास पॉजिटिव साइन है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एरिया से बाहर निकल रहा है, और अगर तुम्हारा फ्लक्स नेगेटिव है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एरिया के अंदर जा रहा है। बात समझ में आया क्या? सो दिस इज इन सिचुएशन एंड दिस इज आउट सिचुएशन। यहाँ पे इन कर रहा है और यहाँ पे आउट कर रहा है। तुम इस जगह पे भी देखो अच्छे तरीके से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रहा है, उस एरिया वेक्टर के इन हो रहा है, अंदर जा रहा है। और यहाँ पे क्या कर रहा था, क्योंकि एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या कर रहे हैं, इससे बाहर निकल रहा है, एग्जिट कर रहा है, आउट हो रहा है। अरे हाँ या ना, समझ में आया क्या ये बात? हाँ सर। यस सर। और इस कॉन्सेप्ट से हम लोग ये बोल सकते हैं कि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन किया है, क्या उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउट किया, एग्जिट किया है? हाँ हाँ या हाँ ना? सर। सर। तो हाँ। इस बक्से के अंदर से कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन किए और एग्जिट किए, जितना भी किया दोनों अमाउंट में इक्वल था, तो नेट फ्लक्स इस बक्से के कारण से कितना हो जाएगा, 0। 0। क्लियर है क्या? यही है कॉन्सेप्ट। तो फ्लक्स 0 होने का मतलब ये है कि कितने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इसने मतलब काउंट किए, 0 काउंट किए, क्योंकि जितना इन किया उतना ही एग्जिट कर गया, है ना? तो नेगेटिव का मतलब अपने आप में खुद ये बात बताता है कि ये या तो इन कर रहा है या तो एग्जिट कर रहा है। किसी एक को पॉजिटिव मान लोगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगा, और उस हिसाब से वो इन और आउट डिफाइन हो जाएगा। सर हाँ ऐसा भी हो सकता है ना लाइक वो ऑब्जेक्ट कुछ इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर ले और इलेक्ट्रिक फील्ड कम कर ले बाहर हाँ, आते टाइम। अब तुम ये सिचुएशन एराइज कराना चाह रहे हो कि जो इन करे वो ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन करे और जो एग्जिट करे वो कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिट करे, है ना? ऐसा ही बोलना चाह रहे हो ना, या फिर उल्टा, हाँ सर। कि कम इन करे और नहीं ज़्यादा ऐसा ही एग्जिट बोलो। करे, दोनों में से कोई सा भी ज्यादा केसेस हो, इन करे। तो उस केस में फ्लक्स आएगा। उस केस में क्या होगा, फ्लक्स आएगा, उस समय फ्लक्स 0 नहीं होगा। और ऐसे क्वेश्चंस हम लोग आगे भी जा करके देखेंगे, तो टेंशन मत लो, बस फ्लक्स का फील कराना था कि हाँ किस तरीके से ये नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को काउंट करता है। क्लियर है क्या? हाँ सर। चलो अब आगे चलते हैं और कुछ कुछ क्वेश्चन करते हैं, पहले सिंपल सिंपल।
क्वेश्चन ऐसा है, पहले सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो गिवन है 4 i कैप माइनस ऑफ 2 j कैप, और जो एरिया वेक्टर है ये रखा है j कैप माइनस ऑफ k कैप। फाइंड फ्लक्स। दूसरा क्वेश्चन काफ़ी इजी है, आप खुद कर सकते हो। मैं यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से जिस डायरेक्शन में नोड j कैप और एक स्क्वायर प्लेट है जैसा, पूछा गया फाइंड फ्लक्स थ्रू दिस एरिया। ए बी सी डी थ्रू ए बी सी डी, सॉल्व करो इन दोनों को। हाँ देखो, फर्स्ट वाले के लिए तो सिंपल सा डॉट प्रोडक्ट है ना, तो दोनों को डॉट प्रोडक्ट कर लेंगे। सेकंड वाले में क्या है, कितना आ रहा है सेकंड का आंसर? 0। 0। 0 आएगा, ठीक है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो कुछ इस तरीके से जा रहे हैं कि वो एरिया को क्रॉस ही नहीं कर रहा है ना, वो एरिया को क्रॉस नहीं कर रहा, और एरिया को अगर क्रॉस नहीं करेगा तो फिर जो फ्लक्स होगा वो ज़ीरो हो जाएगा, काउंट जो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का 0। क्या हो गया इसको अचानक से, लिखना ही बंद कर दिया इसने। तो डॉट प्रोडक्ट ई डॉट ए और ये फ्लक्स, सो ये हो जाएगा 4 i कैप माइनस ऑफ j कैप डॉट विथ j कैप माइनस ऑफ k कैप। आई कैप के साथ जे कैप के साथ और के कैप के साथ होगा, सिर्फ जे कैप वाला है तो -2 हो जाएगा इस जगह पे आंसर। और इसका ऐसा यूनिट में लिखे हो चीज़ हम लिख सकते हैं। और इस वाले के लिए देखेंगे, प्लेट से कोई भी फील्ड लाइंस क्रॉस नहीं कर पा रहा है, फ्लक्स कितना हो जाएगा 0। या दूसरे फॉर्म में देखेंगे, इसका एरिया वेक्टर किधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, और थीटा अगर 90 होता है तो फ्लक्स कितना होता है 0 होता है। चलो आगे चलते हैं। फ्लक्स के जितने भी सारे क्वेश्चन होंगे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होंगे, कॉन्सेप्ट अगर तुम्हारे क्लियर होंगे, अच्छे से आते होंगे तो ही बन सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, मान लो ये एक स्क्वायर प्लेट है और इस स्क्वायर प्लेट के इस कॉर्नर पे एक पॉजिटिव चार्ज रखा है उसकी, फाइंड फ्लक्स। ए बी सी डी, आ रहा है साइड लेंथ ए दे रखा है, सर 0 आ रहा है। 0 हो जाएगा फ्लक्स, है ना। क्यों हो रहा है 0? तो तुम जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को देखोगे वो इस तरीके से क्रॉस करेगा जो कि एरिया वेक्टर
को क्रॉस करके निकल नहीं रहा है ना, एक भी एरिया वेक्टर क्रॉस करके नहीं, एरिया मतलब एरिया पर, तो ये क्या हो जाएगा 0। या फिर दूसरे तरीके से देख लो, इसका एरिया वेक्टर जो है वो इस डायरेक्शन में है, और जितने भी सारे लाइंस होंगे सारे के सारे कैसे हैं परपेंडिकुलर इस एरिया वेक्टर, क्या कैसे हो गया 90 डिग्री, cos 90 0, इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ऐसा है कि मतलब एक एरिया वेक्टर है जिसका रेडियस r दिया गया है 10 मीटर, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइन्स हैं वो इस तरीके से, और इन दोनों के बीच का एंगल दे रखा है 37 डिग्री, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है 10 आई कैप। तो बोला गया फाइंड फ्लक्स, सॉल्व करो। जिसके दिमाग चलते हैं उसके अच्छे तरीके से फ्लक्स के क्वेश्चन सॉल्व होंगे, तो कोई टेंशन नहीं होने वाला, इसमें कैलकुलेशन बहुत कम होते हैं फ्लक्स के क्वेश्चन में। एक तो अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा जिसमें काफ़ी अच्छा खासा कैलकुलेशन होगा, इंटीग्रेशन होगा, तो वो सब एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे। सर डन। ना आ रहा 800 पाई cos है 800 बाय, gauss। ओके हाँ सर यही है। और किसी का कुछ कर लिया सभी ने? हाँ सर। चलो सॉल्व करते हैं। तो इसमें एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो इधर होगा, एंगल कितना बन रहा है 53 डिग्री, और हम लोग क्या लिखेंगे ई ए cos थीटा, cos 53, ये हो जाएगा 100 मल्टीप्लाइड, अच्छा सॉरी पाई आर स्क्वायर होगा ना एरिया, 10 पाई आर स्क्वायर ऐसा। और cos 53 कितना होता है बोलो? 3/5। 3 3 बाय बाई 5। 5, ये हो जाएगा 200, तो आंसर आ गया 600। हमने क्या गलती किया? हाँ वही ले लिया। वही ले लिया। तो ये मैं पहले भी बताना चाहता था, लेकिन तो गलती करोगे ज़्यादा बढ़िया। एंगल हमेशा ध्यान रखना है कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में उनके बीच का एंगल लेना है थीटा, ना कि तुम्हारा जो सरफेस है वो वाला एरिया। ठीक है, ये एरिया नहीं वो एंगल नहीं यूज करना। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखें कि जो एरिया वेक्टर है वो सरफेस के परपेंडिकुलर हो। बहुत बार एंगल जो है वो एरिया वेक्टर से नहीं दे करके तुम्हें सरफेस से दे देता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ऐसा है कि ये है एक्स वाई, और एक डिस्क है विच इज इन एक्स वाई प्लेन, और ऑफ कोर्स इसका रेडियस कितना है आर, और कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह दिए गए हैं। सभी डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फ्लक्स निकालना है।
मतलब ई वेक्टर इज इक्वल्स टू ऐसे गिवन मतलब कितना ही करो बात है। पॉइंट फ्लक्स डन सर। डन सर। बिल्कुल देखो दो तरीके से इसमें कर सकते हैं, या तो तुम आसान तरीका अपना लो कि एरिया वेक्टर जो है वो इस डायरेक्शन में होगा, और एरिया वेक्टर को हम लोग वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, दैट इज पाई आर स्क्वायर के कैप, है ना, पाई आर स्क्वायर के कैप ले, और बाकी जितने भी मिल रहे हैं सभी के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट कर लो। एक तरीका तो ये डॉट प्रोडक्ट कर लो, अच्छा तरीका है। दूसरा ये है कि एक एक करके देखते जाओ। अगर जे कैप है, जैसे पहला वाला एरिया इस तरफ है और जे कैप इस डायरेक्शन में, क्या 90 है, एक भी फील्ड लाइंस क्रॉस नहीं कर रहा है, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, जीरो। सेम अगर आई कैप और जे कैप होगा तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे और एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, मतलब लाइंस क्रॉस ही नहीं कर रहा है, इसके लिए भी फ्लक्स कितना होगा, जीरो। आई कैप और जे कैप में जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके कारण से तो फ्लक्स जीरो ही होने वाला है, तो सिर्फ के कैप के कारण से होगा, तो ई नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर, फोर्थ का सिर्फ के कैप के कारण से होगा, बाकी तो बेकार है हमारे लिए। ये हो जाएगा माइनस ऑफ ई नॉट पाई आर स्क्वायर। आंसर क्लियर है क्या सबको? सर फोर्थ वाले में हम लोग एरिया वेक्टर को उल्टा डायरेक्शन में नहीं ले सकते क्या, फोर्थ वाले में? ले सकते हैं, सब ऑप्शन पे डिपेंड करता है, गिवन होगा ना ऑप्शन ए बी सी डी, क्या आंसर ऑप्शन गिवन है उस पर डिपेंड करता है, पॉजिटिव लो या उसको ओके नेगेटिव, सर। बड़ा चीज़ नहीं है। और ऐसे मिसकन्फ्यूजन से जगह हमेशा दूरी रखता है, या तो वो एरिया वेक्टर को डिफाइन ही कर देगा कि इस डायरेक्शन में ही अज्यूम कर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और ये है एक रेक्टेंगल, इसका लेंथ ए है और ये लेंथ है बी, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में है, और कुछ इस तरीके से दिया गया ई नॉट एक्स प्लस वन आई कैप, बोला गया फाइंड नेट फ्लक्स, सॉल्व करो। डन सर। कितना आ रहा आंसर, जीरो। जीरो। जीरो आ रहा, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अभी भी इससे कंप्लीटली क्रॉस करके नहीं निकलना है, या फिर दूसरा एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है आपस में परपेंडिकुलर है, ये हो जाएगा जीरो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करना कि इस बार कुछ इस तरीके से गिवन था, एक्स वाई जेड, ऐसा है कि ऐसा
और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फिर से वैसा ही है इस डायरेक्शन में, दैट इज इक्वल्स टू ई नॉट 1 प्लस ऑफ एक्स आई कैप। और पूछा गया कि फाइंड द फ्लक्स थ्रू दिस बॉक्स, इस बॉक्स से कितना फ्लक्स होगा। लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी, और ये भी बी है। फाइंड द फ्लक्स थ्रू दिस बॉक्स। सर 0 ही आएगा। यस सर। सॉल्व करो, और मैं बता रहा हूँ इसका आंसर 0 नहीं है। तुम लोग सोचो क्यों, और फिर इसको सॉल्व करो। सर इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखो तुम चाहो तो इसमें दो तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। पहले मैं कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करूँगा, फिर इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। पहला चीज़ तो ये कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है इस जगह पे वो कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल होगा तो लेट से द वैल्यू ऑफ एक्स इज 0 ऑरिजिन, तो ऑरिजिन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, सिर्फ ही ना। और मान लो कि x इज इक्वल्स टू 2 पे है हम लोग, तो अगर हम लोग x इज इक्वल्स टू 2 पे होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 3 नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, डेट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंक्रीज हो रहे हैं। आया ना, ये बात समझ में आया क्या। जो इलेक्ट्रिक हाँ सर। फील्ड का स्ट्रेंथ x इज इक्वल्स टू 0 पे था, वो सेम स्ट्रेंथ x इज इक्वल्स टू 2 पे नहीं है। मतलब यहाँ पे लाइंस कम थे, यहाँ पे लाइंस है ज़्यादा, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ा है, E1 एंड E2, जो कि इस फॉर्मूले से बताया जा रहा है। तो इफेक्टिवली तुम ये बताओ कि इस बॉक्स से इन हुआ या एग्जिट हुआ। एग्जिट। हाँ ज़्यादा एग्जिट हुआ। एग्जिट हुआ। ज़्यादा एग्जिट हुआ तो फ्लक्स कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा हमारा, है ना। और इसमें फ्लक्स ज़ीरो नहीं होगा कि नंबर ऑफ लाइंस जितने इन हो रहे हैं उतने एग्जिट नहीं कर रहे हैं। तो पहला बात तो ये कि फ्लक्स हमारा ज़ीरो नहीं होगा, दूसरा ये चीज़ कि पॉजिटिव होगा। तो फ्लक्स निकालें कैसे, बीच में क्या हो रहा है, क्या मुझे उससे लेना देना है क्या, कैसे फील्ड लाइंस बढ़ रहे हैं घट रहे हैं, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे को बस इतना सा फ़र्क पड़ता है कितने फील्ड लाइंस इन किए और कितने फील्ड लाइंस एग्जिट किए। तो फील्ड लाइंस को काउंट करने का तरीका क्या है, फ्लक्स। तो मैं φ1 और φ2 निकाल लेता हूँ और फिर मैं नेट फ्लक्स निकाल लेता हूँ। आया ना, समझ में आया ये बात, बराबर है क्या। बोलो ये बात हाँ समझ में सर। आ रहा है। हाँ, तो फ्लक्स φ1 कितना होगा, यस। φ1 विल बी इक्वल्स टू एरिया मल्टीप्लाइड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड एट x इज इक्वल्स टू 0। x इज इक्वल्स टू 0 पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ है वो कितना है, ई नॉट, सिर्फ ई नॉट था ना, और डायरेक्शन किधर था, आई कैप के डायरेक्शन, लेकिन एरिया वेक्टर किधर, अपोजिट डायरेक्शन। तो तुम यहाँ पे फ्लक्स कितना लिखोगे, माइनस ऑफ ई नॉट इंटू, ये हो जाएगा φ1, और φ2 कितना हो जाएगा, x का वैल्यू कितना है, ए है, एरिया भी लिख देता हूँ बी स्क्वायर, और फ्लक्स का वैल्यू इस लोकेशन पे कितना हो जाएगा, इट विल बी इक्वल्स टू ई डॉट ए वेक्टर फॉर्म में। तो ये माइनस इसलिए दिया क्योंकि ये कॉस 180 है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ई नॉट मल्टीप्लाइड बाय बी स्क्वायर,
और कितना है 1 प्लस ऑफ एक्स था, तो एक्स का वैल्यू हो जाएगा ए प्लस ये आ जाएगा। तो तुमने निकाल लिया फाई वन एंड फाई टू, तो यहाँ पे प्लस करना चाहिए या माइनस करना चाहिए? हालांकि प्लस करना चाहिए, अगर तुम इसको माइनस साइन के साथ पुट करने वाले हो तो। नहीं तो तुम्हें पता ही है कि ये बाहर, अरे फाई टू इसको, हाँ ये क्योंकि बाहर निकल रहा है तो ये पॉजिटिव है, और ये क्योंकि इन हो रहा है तो ये नेगेटिव है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे माइनस साइन दे करके लिख लिया था, और इधर वाले टर्म को मैं मैग्नीट्यूड में लिख लेता हूँ माइनस साइन। आ जाएगा प्लस डेट ई नॉट बी स्क्वायर ए प्लस वन माइनस ऑफ ई नॉट बी स्क्वायर। कॉमन ले लो, बी स्क्वायर भी कॉमन ले लो, ए प्लस वन माइनस वन कैंसिल आउट, सो आंसर बी स्क्वायर इंटू ए। बोलो सबको समझ में आया या नहीं आया? अभी बहुत ही बिल्कुल आया बेसिक्स, सर। हाँ बेसिक सा चीज़ कराया मैंने, समझा सर। ज़्यादा बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से नहीं करा। इसमें हम लोग एलिमेंट के तरीके से भी कर सकते थे, एक्स डिस्टेंस पे जाकर के डी एक्स थिकनेस का एलिमेंट चूज करो, और ये जो छोटा सा थिकनेस मिला है, इस थिकनेस के लिए फिर हम लोग फ्लक्स का फॉर्मूला लिख सकते हैं, 3 पाई ई डॉट डी ए, और इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के फॉर्म में लिख करके पुट करके हम लोग इसको इंटीग्रेट वगैरह कर सकते हैं। इसमें फिर से दो सरफेस, एक इन होता और एक एग्जिट होता। डेल्टा एक्स थिकनेस के लिए हम लोग ले सकते थे डी एक्स। है, ज़्यादा आसान तरीका ये है, और इसी तरीके से हम लोग हमेशा क्वेश्चन को क्या करेंगे कि इन कितना हुआ और आउट कितना हुआ, उन दोनों के फ्लक्स को माइनस या प्लस कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक हेमिस्फीयर है, और हेमिस्फीयर के सेंटर पे एक पॉजिटिव चार्ज है प्लस की, और इसका रेडियस जो है वो आर। पूछा गया फाइंड फ्लक्स थ्रू द हेमिस्फीयर। सॉल्व करो। ये ओपन है, ठीक है, क्लोज नहीं है। नीचे ओपन है, और ऊपर का पार्ट तो तुम्हें पता ही है कैसा होता है। आया क्या आंसर? सर एक सेकेंड। हाँ, सर डन। कितना आ रहा है? पाई के क्यू। पाई के क्यू। के क्या है इसमें? वो कांस्टेंट है ना। 1/4 पाई के एप्सिलॉन। क्यू। हाँ। है। और किसी का कुछ? चलो सॉल्व करते हैं इसको।
सेंटर पे रखा गया है चार्ज को इस जगह पे, तो जितने भी सारे सरफेसेस हैं उससे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलना होगा इस तरीके से, ऐसा इलेक्ट्रिक बाहर निकल रहा है। और जिस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रहा है और उस एरिया को क्रॉस कर रहा है उस लोकेशन पे क्या मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट बोल सकता हूँ? हर एक जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, के क्यू बाय आर, जो कि कांस्टेंट होगा। और हर एक इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए छोटा सा एक एरिया वेक्टर, और उस छोटे से एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा क्या इस डायरेक्शन में, बोलो क्या उन दोनों के बीच में एंगल जो होगा एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में वो ऑलवेज थीटा कितना रहेगा, 0 डिग्री। ऑलवेज क्या रहेगा, 0 डिग्री। तो हम लोग लिखेंगे डेट डी फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए और इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा, थीटा हो जाएगा तुम्हारा 0 डिग्री। तो बच जाएगा मेरे पास सिर्फ इंटीग्रेशन ई डी ए। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है? बिल्कुल है, आर डिस्टेंस पे सारे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन से बाहर आ सकता है, इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लिया। और फिर बचा हमारे पास डी ए। इंटीग्रेशन डी ए का मतलब क्या है, जितने भी सारे एरिया है, और एरिया भी किस में, 3D में, कि किसी जगह पे भी एरिया हो सकता है, यहाँ पे भी एरिया हो सकता है, यहाँ पे भी एरिया हो सकता है, और इस जगह से इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह बाहर निकल सकता है। तो इन सभी एरिया का जो समीशन होगा वो कितना हो जाएगा, कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, एम स्क्वायर है, पूरा का पूरा स्क्वायर होता तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है सरफेस एरिया, ये एम स्क्वायर है तो 4 पाई आर स्क्वायर। मेरी बात समझ में आई क्या? हाँ सर। सॉरी इधर आर यस स्क्वायर सर। होगा, मैंने आर स्क्वायर लिखा नहीं, ए क्यू आर स्क्वायर। तो अब मुझे बस वैल्यूज को पुट कर लेना, आर स्क्वायर कैंसिल आउट कर लो, के का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज क्यू, पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। आया ना, बोलो समझ में आया सबको? हाँ सर। हाँ, सर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि एक पूरा का पूरा स्फीयर है, स्फीयर है जिसका रेडियस आर है और इसके सेंटर पे एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया गया, इस स्फीयर के थ्रू कितना फ्लक्स होगा वो निकालना। डन सर। कितना आ रहा है? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, और किसी का कुछ? हाँ सर, यही आ रहा है। ये आ रहा है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, फिर से हम लोग इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो ये कि इंटीग्रेशन ऑफ ई और डी ए कॉस थीटा, और हमें पता है थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक लोकेशन पे कांस्टेंट हो जाएगा, वो बाहर आ जाएगा और ये बच जाएगा सिर्फ इंटीग्रेशन डी ए। इंटीग्रेशन डी ए कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, और जब इसको सॉल्व करते हैं तो पाई एप्सिलॉन।
और दूसरा तरीका सोचने का ये हो सकता है कि अभी अभी हम लोगों ने निकाला कि इस पूरे स्फीयर के कारण से जो फ्लक्स है वो कितना है, Q/2 एप्सिलॉन आया ना। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, जितना हाफ पार्ट में होगा, जितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस वाले पार्ट में होंगे, क्या उतने ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नीचे वाले से क्रॉस कर रहा होगा? बोलो, ये बात समझ में आ रहा है क्या? यस सर। तो क्या हाँ सर। दोनों का फ्लक्स का मैग्नीट्यूड मैं सेम बोल सकता हूँ? हाँ तो अगर मैं इकट्ठे 1 और 2 को मिला करके देखना चाहूँ नेट फ्लक्स कितना होगा, तो क्या 1 का और 2 का ऐड करना पड़ेगा? और क्योंकि सिमेट्री मुझे दिख रहा है दोनों पॉजिटिव, ये एग्जिट ही कर रहा है और साथ ही साथ मैग्नीट्यूड में भी सेम है, तो आंसर कितना हो जाएगा, Q/. क्लियर है क्या? ये एनालॉजी या फिर जो ट्रिक है वो हम लोग आगे बहुत सारे जगह पे लगाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चनों में लगाएंगे। इसको अच्छे तरीके से ध्यान में रखें, किस तरीके से हम लोग स्प्लिट करते हैं, किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर हमें ये पता होता कि इस वाले के कारण से जो फ्लक्स है इस पूरे स्फीयर के कारण से Q/ε है, तो आधे स्फीयर के कारण से कितना होगा फ्लक्स? आधा इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर से है और आधे इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे से। ऊपर का काउंट नीचे का काउंट सेम होने वाला है। टोटल काउंट है इतना, तो ऊपर वाले के कितने काउंट हो गए? समझ में आया? हाँ सर। है ना, ये चीज़ हाँ सर। इस तरीके से हमें दिमाग लगा। चलो अब एक और अच्छा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन ऐसा है, एक पॉजिटिव चार्ज रखा गया है इस जगह पे, एक डिस्क रखा गया है, ये ऐसा डिस्क रखा है। सही से डिस्क भी नहीं बनी। हाँ लो डिस्क है अच्छा वाला, ऐसा। और ये जो डिस्क है ये कितने डिस्टेंस पे रखा है, मान लो d डिस्टेंस पे रखा हुआ है, और इसका रेडियस है r, रेडियस है। तो क्वेश्चन पूछा गया, फाइंड द फ्लक्स थ्रू द, इस डिस्क से क्या फ्लक्स मुझे मिल रहा होगा तो निकालो। काफी बढ़िया क्वेश्चन है, सॉल्व करो इसे। तो देखो इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। जो डिस्क है वो ज़रूरी नहीं है कि चार्ज होना चाहिए, और यहाँ पे जो डिस्क है वो ज़रूरी नहीं कि फिजिकली प्रेजेंट होना चाहिए, कोई एक इमेजिनरी डिस्क भी हो सकता है। बात को हमेशा ध्यान रखेंगे, कई कई क्वेश्चन में जो एरिया लिया जाता है वो इमेजिनरी लिया जाता है। जैसे आगे हम लोग जाके गॉस लॉ पढ़ेंगे, उसमें एरिया इमेजिनरी होता है, ठीक है। वो एक कोई डिस्क रख करके हम लोग कंसिडर करेंगे, ऐसा नहीं, ठीक है। हाँ, तो हम लोग एरिया लेते हैं, वॉल्यूम नहीं लेते हैं, इस बात को भी कंसिडर करना पड़ेगा तुम्हें। एरिया को लेना है, वॉल्यूम को नहीं लेना है। तुम बोलोगे सर ऊपर तो देखो आपने जो बॉक्स लिया था, ये सब तो वॉल्यूम है। मैंने बोला देखो ये जो शेप एंड साइज क्रिएट कर रहा है वो वॉल्यूम क्रिएट कर रहा है, लेकिन हम लोग जो काउंट कर रहे हैं वो एरिया को काउंट कर रहे हैं। देखो 4πr² ले रहे हैं, विच इज नथिंग बट द एरिया, है ना, सरफेस। उसका क्रिएशन वॉल्यूम दे रहा है लेकिन हमें एरिया से मतलब, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें पहले समझना होगा कि कॉन्सेप्ट क्या है। पहले मैं एक डिस्क बनाता हूँ, ठीक है।
और इस जगह पे चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगे वो इस तरीके से जा रहे होंगे, ऐसा करता हुआ जाएगा। और जो फ्लक्स का फॉर्मूला है, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, पाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी। और जब डॉट प्रोडक्ट हम लोग लिखते हैं तो इसका कॉस थीटा भी आता है। तो हमें इस चीज़ को भी ध्यान रखना होगा, क्या उन दोनों के बीच का एंगल चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सभी बातों का मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, आर डिस्टेंस पे जाकर के डी आर थिकनेस का एलिमेंट चूज किया। और अगर हम लोग ये एलिमेंट चूज करते हैं तो इस पूरे एलिमेंट या फिर इस छोटे से जो एरिया निकल के आ रहा है, डी आर थिकनेस का एलिमेंट है ना, इन सभी जगह पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कांस्टेंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो उस लोकेशन पे है वो कितना हो जाएगा, के क्यू बाय ये वाला डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस है कितना, ये डिस्टेंस डी है और ये आर है, तो ये बन जाएगा तुम्हारा आर स्क्वायर हो जाएगा, डी स्क्वायर प्लस ऑफ आर स्क्वायर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये छोटा सा एरिया, ध्यान देना वो जो छोटा सा एरिया है वो पूरा का पूरा एक रिंग को क्रिएट कर रहा है, लेकिन विथ सम थिकनेस, ऐसा पूरा का पूरा रिंग को क्रिएट कर रहा है लेकिन विथ सम थिकनेस। और इसका थिकनेस है कितना, डी आर। उसका एरिया कितना होगा, क्या यही है एरिया, ये तो हमने निकाल लिया, ये हमने नहीं निकाला है। तो डी ए कितना हो जाएगा, बोलो इसका एरिया कितना आएगा, बता सकते हो तुम लोग। 2 pi r dot dr। बस सिंपल सा बोला था मैंने, कॉन्सेप्ट याद रखना, उधर से कट कर लो, एक बड़ा सा प्लेट की तरह, स्ट्रिप की तरह खुल जाएगा, विच इज 2 पाई आर इंटू डी आर। ये आ गया तुम्हारा एरिया, ये आ गया तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एंगल की बारी है, थीटा है ना। क्या ये जो एंगल है थीटा, अगर मैं इसको थीटा मान लूँ तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहा हूँ सॉरी, एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर ही एरिया वेक्टर होने वाला है। डिस्क पूरा का पूरा हमारा ऐसा है, तो इसमें तुम डिस्क में कोई सा भी एलिमेंट लो उसका एरिया वेक्टर तो इधर ही जाएगा ना, छोटा सा होगा बस। बोलो बोलो, क्लियर है सबको। और लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, इधर। एरिया वेक्टर है तुम्हारा इस डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है तुम्हारा इस डायरेक्शन में, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना बन रहा है ना। तो यहाँ पे जो थीटा है ये कॉस थीटा एज इट इज रहेगा, और कॉस थीटा का वैल्यू कितना होगा वो भी हम लोग निकाल सकते हैं। कॉस थीटा कितना हो जाएगा ट्राइंगल से, बोलो कितना आ रहा है, डी d डिवाइड upon under root r square plus d square। डी स्क्वायर प्लस ऑफ आर स्क्वायर का रूट। तो क्या हमने तीनों चीज़ निकाल ली, बिल्कुल हाँ तीनों निकाल लिया। अब क्या बारी है पुट करने की और उसे इंटीग्रेट करने की। पहले उसको पुट कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हो गया के क्यू डिवाइड बाय डी स्क्वायर प्लस ऑफ आर स्क्वायर, और इनटू जो होगा हमारा हो जाएगा डी ए, दैट इज इधर गया, ये रहा 2 पाई आर डी आर, एंड कॉस थीटा का वैल्यू हो जाएगा डी डिवाइडेड बाय रूट अंडर ऑफ डी स्क्वायर प्लस ऑफ आर स्क्वायर, ये ऐसा हो जाएगा। और इंटीग्रेशन का लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगा, किसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं पहले तो ये बताओ, स्मॉल आर का, स्मॉल आर का लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगा,
जीरो से कैपिटल है। जीरो से लेकर के कैपिटल आर, क्योंकि उतना बड़ा डिस्क है तो डिस्क के रेडियस तक मुझे लेकर के जाना। अब जो जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लो, पाई के क्यू इंटीग्रेशन डी भी है कांस्टेंट बाहर निकाल, पाई दिया गया के क्यू डी गया, बचा क्या आर डी आर डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर प्लस ऑफ आर स्क्वायर के पावर डिवाइड, इसी का इंटीग्रेशन जीरो से। क्या इसका इंटीग्रेशन हो सकता है? बोलो कर हाँ सकते हैं, है ना? हाँ सर। क्या करना पड़ेगा बोलो? मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगा लेकिन डी तुम लोग स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को टी लेंगे। टी स्क्वायर इसे, ओके। ठीक है। हाँ डी स्क्वायर प्लस, इधर लिख लेता हूँ मैं, टी स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस ऑफ आर स्क्वायर एज्यूम कर लो, ये कितना हो जाएगा 2t dt इज इक्वल टू 2r डी आर, टू को कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा टी डी टी डिवाइडेड बाय नीचे कितना आ जाएगा, टी स्क्वायर को तुमने ये एज्यूम करा है तो ये हो जाएगा टी क्यू, सही है। तो टी रेज टू पावर -2 हो जाएगा, और टी रेज टू पावर -2 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, +1 -2 विल बी इक्वल टू -1 बाय टी। टू पाई जाएगा नीचे, 2 आ जाएगा, क्यू डिवाइडेड बाय टू ऑप्शन इंटू टी, और क्या अंदर आ रहा है, -1 बाई टी, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के। अच्छा, टी का वैल्यू पुट कर लो, टी का वैल्यू है रूट अंडर ऑफ डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और 0 से r तक इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो पहले कौन सा लोअर लिमिट पुट करेंगे, माइनस से अंदर लोअर लिमिट पुट किया तो 1 बाई कितना हो जाएगा, r का वैल्यू 0 बचेगा डी -1 डिवाइडेड बाय ऑफ डी स्क्वायर प्लस ऑफ आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा, और डी को अंदर कर लो, डी को अंदर करेंगे कितना आ जाएगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस ऑफ डी डिवाइड बाय रूट अंडर ऑफ डी स्क्वायर प्लस ऑफ आर स्क्वायर। So this is the final answer for the flux. क्लियर है? समझ में आया सबको या नहीं आया? हाँ सर, है ना? समझा सर। तो थोड़ा लेंदी है लेकिन कॉन्सेप्चुअल है, बात समझ में आ गया होगा। देखो, इसको करने का एक और तरीका है, ये तो मैंने लेंदी मेथड से बताया, एक और इसका शॉर्ट मेथड है जो कि बहुत लोगों को पता नहीं होता है, तो अभी मैं पहले उसके लिए तुम्हें सॉलिड एंगल पढ़ाऊंगा जो कि मैथ्स में पढ़ाया जाता है, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे पहले सॉलिड एंगल देखेंगे थोड़ा सा, और सॉलिड एंगल जब हम लोग को पता चल जाएगा उसके बाद फिर इस फ्लक्स का आंसर बस एक स्टेप में निकलेगा, इतना बड़ा इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक स्टेप में आंसर आएगा। सॉलिड एंगल काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए, और एडवांस अच्छे अच्छे एडवांस के क्वेश्चन सॉलिड एंगल से सॉल्व करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी जगह पे सॉलिड एंगल नहीं कराया जाता है, लेकिन मेरा मानना है कि सॉलिड एंगल आना चाहिए, अगर ये आएगा काफ़ी काम आसान हो जाएगा। ट्रांसमिशन में भी कुछ कुछ जगह पे सॉलिड एंगल का फॉर्मूला यूज़ होता है। ठीक है, सॉलिड एंगल है क्या चीज़? हम लोग को अभी एंगल के बारे में एक ही एंगल पता है कि 2 डिग्री एंगल होता है, तो कोई भी दो लाइन्स ले लो, ऐसा और ऐसा, तो ये दो लाइन के बीच में जो भी एंगल होता है इसको हम लोग 2 डायमेंशनल एंगल बोलते हैं।
और ये टू डायमेंशनल एंगल जो है उन दोनों लाइन के बीच में एक एंगल को रिप्रेजेंट करता है, जिसको हम लोग या तो डिग्री या फिर रेडियन में कैलकुलेट। लेकिन सॉलिड एंगल एक ऐसा एंगल है जो थ्री डायमेंशनल एंगल को कंसीडर करता है। इसका बात समझाने के लिए मैं तुम्हें थोड़ा डिफरेंट वे में चीज़ों को लेकर के जाऊंगा। मान लो कि मेरे पास कोई भी एक स्फेयर है, उस स्फेयर का मैंने एक पार्ट कट करके निकाला। एक स्फेयर है मेरे पास, और इस स्फेयर में से मैंने एक पार्ट कट करके निकाला। इतना सा पार्ट करके, इतना सा पार्ट। तो ये कुछ ऐसा शेप का होगा, कोनिकल, कोन भी नहीं होगा, बस मान लो कि यहाँ पार्ट। तो बाकी सब चीज़ों को अगर मैं इरेज कर दूँ, सर देना, बाकी सब चीज़ों को अगर मैं इरेज कर दूँ, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे जो पॉइंट्स होंगे, ढेर सारे पॉइंट्स होंगे। ये इसका क्या है, सरकमफेरेंस। और इस सरकमफेरेंस के पॉइंट्स देखें, अनगिनत होंगे, ढेर सारे। और इन सभी पॉइंट्स को अगर मैं एक एक करके सेंटर से कनेक्ट करता हूँ, किसी भी, ज़रूरी नहीं के सेंटर हो, कोई भी एक पॉइंट से कनेक्ट कर दूँ, वो एक थ्री डायमेंशनल यहाँ पे एंगल फॉर्म कर। दिख रहा है क्या करता हुआ? ज़रूरी नहीं कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर ही होना चाहिए, वही पॉइंट ही फॉर्म करेगा। जैसे कौन, आइसक्रीम तो सभी ने खाया ही होगा। अगर आइसक्रीम खाया है तो यहाँ पे ऐसा कोन बनता है, ये 3D टाइप ऑफ एंगल। इसी को हम लोग सॉलिड एंगल बोलते हैं। ठीक है, इसको इमेजिन कर पाना थोड़ा टफ है। इसी को हम लोग सॉलिड एंगल बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जैसे कि ये कोन था, तो कोन के ढेर सारे पॉइंट्स थे, उन सारे पॉइंट्स को किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से ज्वाइन किया, ऐसे ऐसे करके। और फिक्स पॉइंट से ज्वाइन करने के बाद ये मुझे इस तरह का 3D एंगल क्रिएट करके, इसे ही हम लोग बोलते हैं सॉलिड एंगल। सो दिस इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। ज़्यादा ही वो हो गया इसी डिज़ाइन में। एक ये लाइन लो और एक ये, ठीक है, ऐसा। तो ये एक सॉलिड एंगल क्रिएट कर रहा है। तो इस सॉलिड एंगल का फॉर्मूला क्या है, कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, हर एक चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सॉलिड एंगल को हम लोग स्टेयर रेडियन में मेज़र करते हैं। और इसका जो, जैसे कि डिग्री है या फिर रेडियन है, रेडियन कहाँ से कहाँ तक जाता है, 0 से लेकर के 2π तक मैक्सिमम जा सकता है, मतलब 360, 0 डिग्री से लेकर के 360 डिग्री तक जा सकता है। उसके बाद फिर रिपीट होता है, एंगल तो बढ़ सकता है लेकिन उसके बाद रिपीट होता है। तो काइंड ऑफ तुम छतरी को ले लो, है ना, एक अम्ब्रेला है तुम्हारे पास, और अम्ब्रेला कैसा, ऐसा क्लोज्ड है। अब धीरे धीरे तुम इसको ओपन करना स्टार्ट करो, तो अम्ब्रेला जैसे जैसे ओपन होगा, वैसे वैसे तुम देखना ये जो कोनिक पार्ट है, ये धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, है ना। अम्ब्रेला खुलते जा रहा है, और अम्ब्रेला को खोल दिया, तो ये जो कॉनिक पार्ट है ये और ज़्यादा बढ़ जाता है। लेट से कि तुम्हारा अम्ब्रेला पलट भी सकता है। तो अभी तक सरकमफेरेंस ऐसे था और अम्ब्रेला पलट गया,
ऐसा होगा। तो क्या तुम ये वाला एंगल को लोगे, ना कि दिस एंगल? जैसे कि 2D में हम लोग समझते हैं कि एंगल ये है, धीरे धीरे बढ़ते गया और बढ़ा, तो ये एंगल लिया मैंने। हम लोग ये एंगल भी तो ले सकते हैं, लेकिन इस एंगल को मुझे देखना है, तो दिस एंगल विल बी ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो इस तरीके से कब तक जा सकता है, कब तक बढ़ सकता है? ये लाइन और ये लाइन इस तरफ पूरा टच कर ले, ऐसा, तो ये पूरा का पूरा जो एक सॉलिड एंगल फॉर्म कर रहा है एक मैक्सिमम एंगल को रीच कर जाएगा। तो स्टेरेडियन में जो हमारा मैक्सिमम सॉलिड एंगल हो सकता है या फिर रेंज जो हो सकता है वो 0 से लेकर के 4 पाई हो सकता है, सॉलिड एंगल रेंज। सो 4 पाई विल बी द मैक्सिमम वैल्यू एंड 0 विल बी द मिनिमम वैल्यू। जब छतरी क्लोज्ड होगा तो वो 0 होगा, और जब छतरी पूरा का पूरा खुल गया तो 4 पाई होगा। अब इसका फॉर्मूला देखते हैं, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द सॉलिड एंगल। सो सॉलिड एंगल को हम लोग ओम से रिप्रेजेंट करते सर हैं। 4 पाई कैसे आया? अब उसको समझेंगे हम लोग। सॉलिड एंगल का रिप्रेजेंटेशन ओम है, और ओम इज इक्वल टू इसका जो फॉर्मूला है दैट इज DA डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द सॉलिड एंगल। और यहाँ पे ये DA क्या चीज़ है? DA इज द एरिया। फॉर एन एग्जाम्पल, एक छोटा सा एरिया वेक्टर लिया मैंने यहाँ, ये छोटा सा एरिया वेक्टर है, इसके सरकमफेरेंस है, इसके सरकमफेरेंस को इस पॉइंट से कनेक्ट करो, ढेर सारे। तो यहाँ पे एक छोटा सा सॉलिड एंगल फॉर्म हो रहा है, और जो एरिया है उसका डिस्टेंस जितना भी होगा वो R होगा, यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। तो यही हमें सॉलिड एंगल का रिजल्ट निकालता है। तो छोटा सा अगर एरिया है तो एंगल भी छोटा सा है, डी ओम। और अगर मैं बड़ा सा एरिया लेता हूँ, से ओम इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ DA बाय R स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा सॉलिड एंगल का। अब समझते हैं कि वो 4 पाई किस तरीके से है ना। तो 4 पाई किस तरीके से है, उसको हम लोग कैलकुलेट करने के लिए चलते हैं हेमिस्फीयर वाले पार्ट। हेमिस्फीयर, मान लो एक हम हेमिस्फीयर है हमारे पास, कुछ ऐसा, और हम लोग सॉलिड एंगल निकालना चाहते हैं हेमिस्फीयर का कितना होगा। तो क्या मुझे इस पॉइंट P से सॉलिड एंगल को मेज़र करना चाहिए? तो करना चाहते हैं हम, तो ये वाला सॉलिड एंगल हम लोग देखना चाहते हैं कितना होगा। ठीक है, तो मैंने उसके लिए क्या किया, फॉर्मूला अप्लाई किया, डेट ओम इज इक्वल टू होता है DA डिवाइडेड बाय R स्क्वायर का इंटीग्रेशन। तो मैंने क्या किया, इसके सरफेस पे एक छोटा सा एलिमेंट जूम किया, दैट इज DA, और ये जो एलिमेंट है वो R डिस्टेंस पे है, और DA डिवाइड बाय इसका R डिस्टेंस पे है, तो इसका रेडियस कितना है, R ही है। तो जितने भी सारे एलिमेंट होंगे, जितने भी सारे मैं एरिया वेक्टर वाला एलिमेंट लूँगा, सभी तो R डिस्टेंस पे होगा, तो इसीलिए मैंने R स्क्वायर लिख दिया। तो R जो है वो कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, और इंटीग्रेशन DA बचेगा। तो इस एरिया का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, क्योंकि ये हेमिस्फीयर है, कितना हो जाएगा बोलो, बाय R स्क्वायर। सो आर स्क्वायर भी कैंसिल आउट, और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो सॉलिड एंगल कितना निकल के आया, 2 पाई। अगर ये हेमिस्फीयर है हमारे पास, तो उसका सॉलिड एंगल कितना है, 2 पाई। लेकिन 2D एंगल कितना होगा, 2D पाए एंगल पाई, 180 डिग्री, है ना। 2D एंगल अगर इसको थीटा बोले, कितना हो जाएगा, पाई। चलो आगे चलते हैं, एक पूरा का पूरा कंप्लीट स्फीयर लेते हैं, और उसके लिए देखते हैं सॉलिड एंगल का वैल्यू कितना आएगा।
सो पूरा एक कंप्लीट स्क्वायर लिया मैंने, और फिर से हमने क्या किया, एक एलिमेंट चूज किया रैंडमली, कहीं पे भी एक छोटा सा एलिमेंट डी ए लिया। क्या डी ए एलिमेंट आर डिस्टेंस पे है? बिल्कुल हाँ। और वो जो आर है हर एक एलिमेंट के लिए कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा कितना आंसर, डी ए का इंटीग्रेशन कर लो, हो जाएगा 4 पाई आर 4 स्क्वायर, पाई। तो आंसर आ गया। सो इसी तरीके से जो हमारा सॉलिड एंगल आया वो मैक्सिमम 4 पाई आया। लेकिन 2D एंगल देखो तो कितना आ जाएगा, 2 पाई। 2 पाई। 2D एंगल देखेंगे तो 2 पाई आ जाएगा। तो तुम्हें दिख रहा होगा कि एक सॉलिड एंगल और एक 2D एंगल में कोई ना कोई रिलेशन होगा, ज़रूर होना चाहिए या फिर होगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट जो है वो रिलेशन निकालना चाहते हैं कि 3D एंगल और 2D एंगल में क्या रिलेशन है। रिलेशन बिटवीन 2D एंगल एंड 3D एंगल। 3D एंगल मतलब सॉलिड सॉलिड एंगल, और यही चीज़ काम का है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए हम लोग क्या किए, एक स्क्वायर लिए, मैं एक स्क्वायर ले रहा हूँ, ये हमारे पास एक स्क्वायर, और इस स्क्वायर में मैं कोई ये स्क्वायर कैसा परफेक्ट नहीं लग रहा, मैंने ड्रॉ किया इससे फिर भी स्क्वायर परफेक्ट, थोड़ा सा टेढ़ा टेढ़ा लग रहा है ना स्क्वायर, या मेरे कंप्यूटर में ऐसा लग रहा है? हाँ सर। ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक स्क्वायर लिया और स्क्वायर का पार्ट लिया बेसिकली, मैंने इस जगह से कट किया और यहाँ पे एक स्क्वायर का पार्ट निकला मेरे को। तो 2D एंगल तो हम लोग आसानी से देख सकते हैं कितना होगा। लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, स्क्वायर का पार्ट है ऐसा, लेट दिस एंगल पे थीटा, और ये अगर थीटा एंगल है तो हम लोग क्या किए, पाई एंगल पे जाकर के डी फाई, अच्छा थीटा एंगल में पाई एंगल में डी थीटा पे डी थीटा एलिमेंट यूज करते हैं हम लोग ना। इसको फाई ले लेता हूँ मैं, नेट एंगल इज फाई, दिस इज फाई। ठीक है, तो हम लोग अब क्या करेंगे, थीटा एंगल पे जाकर के डी थीटा एलिमेंट चूज करेंगे, फिर थीटा एंगल पे और डी थीटा एलिमेंट चूज किया। तो यहाँ पे एक मुझे एलिमेंट मिलेगा, जो एलिमेंट कैसा होगा, रिंग के जैसा, है ना, और इसका एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में होगा। लास्ट टाइम जब हम लोगों ने डिस्क लिया था तो इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में था, लेकिन इस बार जो है ये कर्व है, तो एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में होगा। और क्या ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये आर है, तो हमें फॉर्मूला पता है, ए डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, इसी का इंटीग्रेशन करना है कि नहीं। इसका छोटा सा जो एलिमेंट लिया है, इस छोटे से एलिमेंट का एरिया कितना होगा, बता सकते हैं? बोलो। 2 पाई आर sin थीटा इंटू आर sin थीटा। ये कैसा ट्रायंगल बन रहा है ना, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और यहाँ पे एलिमेंट है,
और ये एंगल है थीटा। दिस लेंथ इज बट ये हमें थीटा एंगल पे जाकर के डी थीटा एलिमेंट चूज करा, ये आर, ये कितना हो जाएगा साइन थीटा। सो द रेडियस इज आर साइन थीटा, और हम लोग इसका जो बोलते हैं इसका थिकनेस डी आर है, वो डी आर कितना हो जाएगा आर डी थीटा, है ना, ये होता है थिकनेस इसका, ये डी थीटा। सो डी आर विल बी इक्वल्स टू आर डी थीटा एंड द रेडियस इज आर साइन थीटा। तो इसका पूरा का पूरा एरिया कितना हो जाएगा पाई आर डी आर। इसमें वैल्यूज को पुट कर लेता हूँ मैं, 2 पाई आर की जगह पे कैपिटल आर साइन थीटा, और डी आर की जगह पे लिखूंगा मैं आर डी थीटा। ये मेरे पास छोटा सा एरिया निकल गया है। अब इस एरिया को मैं इस जगह पे पुट करूँगा, हर जगह 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर और आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 2 पाई साइन थीटा डी थीटा, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस ऑफ कॉस थीटा, और लिमिट किस जगह से किस जगह तक जाएगा 0 से थीटा, 0 से पाई, 0 से पाई तक। ये हम लोगों ने पूरा जो एंगल लिया है, अच्छा ये एंगल पाई है, दिस एंगल इज पाई, एंगल पाई। तो 0 से लेकर के 5 तक यूज़ करेंगे तो सारा एलिमेंट यूज़ हो जाएगा, और भाई मुझे करना है। तो ये हो जाएगा 2 पाई, लोअर लिमिट पहले पुट कर लो, 1 माइनस ऑफ कॉस पाई। दिस इज द रिलेशन बिटवीन द सॉलिड एंगल एंड टू डायमेंशनल एंगल। याद रहेगा कि फॉर्मूला 2 पाई 1 माइनस ऑफ कॉस पाई। अब देखो हम लोग आसानी से हर एक चीज़ इसमें बता सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल हेमिस्फीयर है हमारे पास, तो ओम इज इक्वल्स टू क्या 2 पाई 1 माइनस कॉस पाई होता है। और अगर हमारे पास एक हेमिस्फीयर है तो कितना एंगल पुट करेंगे बोलो, पाई का वैल्यू कितना पुट करना चाहिए, कितना आ जाएगा 180 पाई, वैल्यू पुट करो कितना आ रहा है ओम इज इक्वल्स टू 2 पाई 1 माइनस ऑफ कॉस 180, कॉस 180 कितना होता है -1 2 पाई, और ये +1 कितना आ जाएगा 4 पाई। क्या हेमिस्फीयर का 4 पाई एंगल होता है क्या सॉलिड, सॉलिड एंगल, अरे हेमिस्फीयर का 4 पाई निकाला था क्या, नहीं निकाला था, हेमिस्फीयर का 2 पाई निकाला था। हाँ सर। तो यहाँ पे 4 पाई क्यों आ रहा है आंसर, क्या फॉर्मूला गलत है या हमने कुछ गलती करी। सर हमने गलती की शायद, 0 से 5 लिया, -5 से 5 होगा ना। -5 से 5 लेना चाहिए था। हाँ। फॉर्मूले में कोई गलती नहीं है, फॉर्मूला बिल्कुल सही है, लेकिन उसको अप्लाई गलत तरीके से किया गया, क्योंकि यहाँ पे जब फाई हमने लिया तो फाई जो है 180 लिया या फिर पाई लिया, लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो तो फाई क्या है, क्या है फाई, फाई इज नॉट द एंगल, दिस एंगल, फाई इज व्हाट हाफ एंगल, ये हाफ एंगल है, मुझे वो फाई लेना है। हाँ हाँ। ठीक है, तो इस गलती को वापस से नहीं करेंगे हम लोग। यहाँ पे जो हमने ले लिया वो फुल एंगल ले लिया, जबकि हमें क्या लेना है हाफ एंगल। अब तो ये चीज़ गलत किया हमने यहाँ पे, इसीलिए रिजल्ट गलत आया है। पाई का वैल्यू कितना लेना है पाई बाई 2,
ओम कितना आ जाएगा 2 पाई 1 माइनस कॉस 90, कॉस 90 कितना होता है 0, आंसर आ जाएगा। तो ये सही है हमारा करने का तरीका, इसीलिए मैंने जानबूझ कर यहाँ पे गलत तरीके से करके बताया। हमेशा स्टूडेंट क्या करते हैं, फुल एंगल ले लेते हैं, जबकि लेना आता है तुम्हें हाफ एंगल। चलो अब एक बार स्क्वायर के लिए देख लेते हैं। ओम इज इक्वल टू 2 पाई 1 माइनस कॉस पाई। बताओ पाई का वैल्यू कितना पुट करना है स्क्वायर के लिए? 180। पाई है ना, हाफ एंगल हम लोग पुट करेंगे। सो दिस इज पाई, और यहाँ पे अब वैल्यू को पुट करो 1 माइनस माइनस प्लस 1 दैट विल बी इक्वल टू पाई। और तुम इस फॉर्मूले को देख कर के बता सकते हो जो मैक्सिमम वैल्यू हमें पाई का मिल सकता है, सॉलिड एंगल का मिल सकता है, वो 4 पाई मिल सकता है, इससे ज़्यादा नहीं मिल सकता। ठीक है, तो इतना सारा जो बखेरा किया, ये जो हम लोगों ने इतना सारा चीज़ सीखा सॉलिड एंगल, वो किस लिए सीखा? ऊपर एक क्वेश्चन आ गया था, ये क्वेश्चन है ना, जिसमें मुझे इतना लंबा चौड़ा इंटीग्रेशन करना पड़ा, और मैंने बोला था इसको हम लोग बस एक स्टेप में कर देंगे, वन स्टेप। कैसे? वो ऐसे कि क्वेश्चन ऐसा है कि एक चार्ज रखा है प्लस क्यू, और ये है डिस्क। तो इस डिस्क से कितना फ्लक्स पास करेगा, बराबर? ये डिस्टेंस है डी, और ये डिस्टेंस है, तब ये रेडियस है आर। तो इसको अगर मैं थीटा बोल लूँ तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, आर डिवाइड बाई रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब कॉन्सेप्ट को समझना अच्छे तरीके से। अगर एक प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ था और पूरा का पूरा स्फीयर था, तो कितना फ्लक्स आया था, बाय एप्सिलॉन। तो कितना था ये, मतलब अगर स्टेयर रेडियन में सॉलिड एंगल में देखें तो 4 पाई था। तो 4 पाई स्टेयर रेडियन के लिए जो हमें फ्लक्स मिल रहा था वो क्यू बाय एप्सिलॉन मिल रहा था। तो यूनिट स्टेयर रेडियन के लिए कितना मिलेगा, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन। तो इसीलिए अगर सॉलिड एंगल का वैल्यू हो ओम, तो मुझे फ्लक्स कितना मिलेगा, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन इंटू, ये आंसर है, ये आंसर है। और अब फ्लक्स आराम से निकल सकता है, हमें पता चल गया फाई इज इक्वल टू होता है क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ओम। ओम का वैल्यू होता है 2 पाई 1 माइनस ऑफ कॉस पाई। 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस ऑफ कॉस पाई। ये डेटा तुम्हें वैल्यू याद रखना है, रिजल्ट ये याद रखना है, क्यू बाय 2 एप्सिलॉन 1 माइनस ऑफ कॉस पाई। कॉस पाई क्या है, हाफ एंगल, तो आधा एंगल कितना है, ये है। वैल्यू को पुट कर लो, देखो आ गया आंसर। फ्लक्स कितना आ जाएगा, क्यू बाय 2 एप्सिलॉन 1 माइनस ऑफ डी डिवाइड बाय रूट अंडर ऑफ डी स्क्वायर प्लस ऑफ आर स्क्वायर, ये आ जाएगा आंसर। सभी को समझ में आया नहीं आया? हाँ सर। समझा सर। हाँ, तो ये चीज़ तुम्हें याद सर रखना है। हाँ बोलो। मैं वो क्वेश्चन मतलब वो एंगल से किया था तो गलत हो गया था। नहीं, लाइक थीटा एंगल की सॉलिड जगह के लिए 2 पाई ले लिया, हेमिस्फीयर के लिए पाई, वैसे इसके लिए थीटा लेके कर दिया था। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मुझे बताना था। हाँ, कि जो फ्लक्स होगा वो गॉस लॉ में ही हम लोग देखते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं बता देता हूँ, आगे जा कर के हम लोग और भी इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे कि जितना फ्लक्स इसके थ्रू होगा उतना ही फ्लक्स इसके थ्रू भी होगा। क्यों? क्योंकि जो फील्ड लाइंस पहले वाले सरफेस को क्रॉस करेगा वो दूसरे वाले सरफेस को भी क्रॉस करके ही निकलेगा।
सो फ्लक्स 1 का और 2 का क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। फ्लक्स होता क्या है, काउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो काउंट करो, दोनों से एक ही लाइंस पास कर रहा है। ठीक है, इसको अब नेक्स्ट क्लास में सर और ये cos phi का वैल्यू होगा ना, q/2 ε0 1 - क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट अभी हम लोग गॉस लॉ में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, तो अभी मिस गाइड मत हो दिमाग, तो गलत तरीके से मतलब गॉस लॉ हम लोग पढ़ेंगे तो और अच्छे तरीके से उसको डिटेल्स में देखेंगे। क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे जो हम लोगों ने टाइप किया, एक स्क्वायर के लिए क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, सारी डिटेल्स में हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास के लिए होमवर्क लिख लो, ओके सर। एक डीपीपी कर लेना, और शीट में एक्सरसाइज 1 सेक्शन जी एंड एच ये दोनों कर लेना कंप्लीट, फिर आगे हम लोग डिस्कस करेंगे।